हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री। और आज से भी हम प्लस 2 की केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। और हम आज से कंटिन्यू पहले सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके सॉलिड स्टेट से बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम साथ ही में इसके नीट के और आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और अब भी क्या क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। देखते हैं, देखिए व्हाट इज सॉलिड। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड में व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मैटर की वो फॉर्म है विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सॉलिड के ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, यानी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दो प्रकार के सॉलिड होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस करते हुए, ठीक है। देखिए भाई क्या है जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है भाई, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग। देखने में एग्जैक्ट देखिए, इस रिंग में जैसी अरेंजमेंट है पार्टिकल की, ऐसी अरेंजमेंट यहां है, ऐसी अरेंजमेंट यहां है, ऐसी यहां है, ऐसी यहां है, ऐसी यहां, और ऐसे ही चलती रहेगी। तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सॉलिड के वो टाइप हैं जिनके अंदर रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट पाई जाती है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की, और वो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ। इनके अंदर डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इज प्रेजेंट। वेयर इज इन अमोर्फस सॉलिड देखिए अरेंजमेंट कैसी है, ये रिंग, उसके बाद ऐसे भाई ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके की अरेंजमेंट जस्ट समझने के लिए जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके अंदर ऐसी अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होता है? दिस हैव इरेगुलर एंड इंडेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स विद शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है कि भाई जो थोड़ी सी दूरी है इस तक जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर हो सकती है, ये बताता है यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो ये था भाई फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। और इसी डिफरेंस के बेस पे मैं आपको दो और पॉइंट बता दूंगा। देखिए क्या है वो। अब देखिए अगर मुझे इस बॉन्ड को मेल्ट कर, इस बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं सॉलिड को हीट देके उसे मेल्ट करना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए हम जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए यहां पे बॉन्ड क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, तो इनको ब्रेक करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। यानी कि हर एक जो बॉन्ड होगा वो अप्रोक्सीमेट सेम हीट पे क्या कर जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन कैसी होगी, डेफिनेट। दिस हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। वेयर इज जो आपके अमोर्फस सॉलिड होंगे इनको ब्रेक, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए या इनके बीच का अट्रैक्शन कम करने के लिए, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, वो क्या हो जाए, वीक, और ये मेल्ट कर सके। जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती। तो सीधी सी बात है भाई, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन क्या भी डेफिनेट नहीं होती। अब सीधी सी बात है भाई, सॉलिड को हीट देके हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेल्ट करते हैं सॉलिड का तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डेफिनेट। यानी कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं।
जिसे हम बोलते हैं ऐसे, दिस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, मैंने आपको बोला कोई भी सॉलिड मान लो 350 केल्विन पे मेल्ट कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 350 केल्विन, तो शार्प 350 केल्विन पे वो पूरा का पूरा सॉलिड क्या कर जाएगा, मेल्ट। इसका मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं इनके देखिए इस बॉन्ड को मेल्ट करने के लिए अलग, इस बार यहां से फोर्स को वीक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट, यहां से फोर्स करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट, तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर भी क्या होगा, अलग अलग। तो ये जो आपके अमोर्फस सॉलिड है हीट करने पे ये भी मेल्ट होते हैं, पर इनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक रेंज में होता है। जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेल्ट करते हैं पर अवर ए रेंज। देखिए दिस मेल्ट करते हैं अवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, अवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस मेल्ट अवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं होता, शार्प नहीं होता। ओके, अगला डिफरेंस देखिए भाई क्या है। तो जैसे ही आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को भाई किसी शार्प नाइफ से कट किया, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आपका क्लीन क्लीवेज देते, बिल्कुल स्मूथ क्लीवेज देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे में हमने क्या किया, एक मेटल को लिया, मेटल को कट कर दिया, ठीक है, तो जो हमें क्लीवेज मिलेगा बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, स्मूथ क्लीवेज देते हैं कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए दिस गिव क्लीन एंड स्मूथ क्लीवेज with a on cutting with a sharp tool। आपने किसी शार्प टूल की सहायता से कट किया तो क्या देंगे आपको, बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देंगे, स्मूथ एंड क्लीन क्लीवेज। किसके अंदर मिलेगा भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। Whereas दिस अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। इसके लिए मैं कट यूज कर रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हैं आसानी से, इसका अपोजिट जस्ट, ठीक है। इनका जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, रफ क्लीवेज होता है। यानी कि जो क्लीवेज की प्रॉपर्टी होती है उसमें जो अब हमें इंटरफेस मिलता है, जो सरफेस मिलती है वो क्या होती है, रफ होती है। किसके अंदर, अमोर्फस सॉलिड के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सच में रियल सॉलिड होते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड। मतलब क्या है, अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ना, जैसे ग्लास का एग्जांपल, ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड। ओवर टाइम लंबे पीरियड के बाद ग्लास होता है ना, ये धीमे धीमे फ्लो करता है, फ्लो करने लग जाता है, फ्लो करता है। ग्लास के पार्टिकल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड। वो कितने भी समय में क्या नहीं करते भाई, फ्लो नहीं करते, यानी लिक्विड जैसा कैरेक्टर शो नहीं करते। जो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड। क्या होते हैं भाई, ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड। जबकि जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं दीज आर व्हाट, सुडो सॉलिड। सुडो मतलब भाई फाल्स सॉलिड, ये आपके झूठे सॉलिड है। ये क्या मतलब है, झूठे मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो तो आपके ट्रू सॉलिड है, क्या लिक्विड की तरह बिहेव शो नहीं करते। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड है, सॉलिड होते हुए किसकी तरह बिहेव शो करते हैं, लिक्विड की तरह। इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, सुडो सॉलिड या फास्ट सॉलिड। और ऑल्सो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या भाई, आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब इस पॉइंट पे आपके अमोर्फस सॉलिड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। देखिए पहली क्या है, इससे दो क्वेश्चन निकलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपकी ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, इनके जो ग्लास होते हैं वो नीचे से थिक होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, थिन। तो क्यों भाई ऐसा, ड्यू टू दिस अमोर्फस यानी सुडो सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर के कारण। ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है और ये क्या करता है, फ्लो करता है लंबे समय, धीमे धीमे धीमे। नीचे से जो बिल्डिंग्स के ग्लास होते हैं वो क्या जाते हैं, मोटे, और ऊपर से क्या रहते हैं, यही रीजन है। इसके अलावा दूसरा क्या है, जो आपके ग्लास है जैसे इनके ऊपर एनिलिंग लाइट पड़ती है
हट जाती है, लाइट गिरी, सनलाइट आई, ग्लास के ऊपर टकरा रही है, पूरा दिन ग्लास सनलाइट के अंदर, शाम को नहीं। तो इस दौरान जैसे एनीलिंग होती है, फिर हट जाती है, लाइट गिरती है, हट जाती है, इसे कहते हैं एनीलिंग। तो एनीलिंग और लाइट होती है ना, इसके कारण जो आपके ग्लास है वो मिल्की कलर शो करते हैं। वाई? ड्यू टू नेचर ऑफ अमोर्फस। ये क्या होते हैं भाई, मेल्ट कर जाते हैं, वापस बन जाते हैं, लिक्विड कलर शो करते हैं, वापस हो जाते हैं। तो इसके कारण इनका जो अपीयरेंस होती है ना, वो थोड़ी मिल्की कलर शो करने लग जाती है, ड्यू टू दिस फॉल्स नेचर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। अमोर्फस सॉलिड होते हैं, दीज आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अमोर्फस सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं भी, एनआइसोट्रोपिक। वेयर इज जो आपके अमोर्फस सॉलिड होते हैं, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या कहना चाहता है इस पॉइंट से, अमोर्फस सॉलिड के अंदर हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नियरली क्या होती है भाई, सेम। जैसे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अमोर्फस सॉलिड के अंदर इन एवरी डायरेक्शन थर्मल कंडक्टिविटी है, क्या रहती है, सेम। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, अलग। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में अलग है, ऊपर वाली डायरेक्शन देखें तो क्या है, अलग। ओके, these are anisotropic in nature whereas amorphous solid are isotropic in nature। तो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आपके अमोर्फस सॉलिड है ये होते हैं आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। हम ए को मिला देते हैं नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपके अमोर्फस सॉलिड है दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, जबकि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज आर एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होना, एनाइसोट्रोपिक। डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी का होना, आइसोट्रोपिक। ओके, अगला देखिए भाई। पहले आप क्या करें, इन 6 पॉइंट्स को लिख लीजिए। अब भाई देखिए हमने शुरुआत कर दी है, ठीक है। हम सच में जबरदस्त करेंगे, बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है। जब दोनों ओर से मेहनत इक्वली होगी और आप लोग मुझसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, सच में आप कमाल कर दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप क्या करें, इस क्वेश्चन की जो भी डिफरेंस, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको क्या करनी है, अपने शब्दों में लिखनी और उसको समझ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहां से आपका क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। 3 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, कम से कम 7 पॉइंट तो लिखे आइए, ठीक है। अभी आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई एग्जाम्पल, जैसे सॉल्ट, NaCl, शुगर, आइस क्यूब, आइस के छोटे टुकड़े होते हैं ना जो फ्रीजर में जो आते हैं, वो एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और भाई मेटल्स, कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स, मेटालिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ठीक है। जबकि अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है भाई रबड़, प्लास्टिक और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लास, पॉलीमर्स, अप्रोक्सीमेट ऑल पॉलीमर्स। कुछ हैं जो क्रिस्टलाइन में होते हैं, ठीक है। तो किसके एग्जाम्पल है, अमोर्फस सॉलिड के। ये आपका 7 पॉइंट। इस तरीके से भाई इन 7 पॉइंट्स में आपका डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड कंप्लीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, 3 मार्क्स में 7 पॉइंट लिखे आइए, फुल मार्क्स आए, ठीक है। कंपटीशन में कैसे पूछेंगे, नीट में, IIT में। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो भाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट अवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। कॉमन डिफरेंस क्या, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल,
these have indefinite and irregular arrangement of constituting particles. इनके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल. अगला पॉइंट मैन है भाई, स्मूथ क्लीवेज, रफ क्लीवेज, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर. और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे अमोर्फस सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक. सिंपल थिंग. विच सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, अमोर्फस सॉलिड. लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड. शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड. मेल्ट और रेंज और टेम्परेचर, अमोर्फस सॉलिड. दिस इज सिंपल. डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इंडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. ये है भाई तरीका याद करने का. तो कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए. जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं अच्छे से कीजिए. और खास बात, एनसीईआरटी से पढ़िए. और यही क्वेश्चन आपके नीट में, आईआईटी में, और अब की बात तो सीधी सी बात हुई, तो परेशानी आने वाले हैं. ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आसानी से समझ लेंगे. तो ये था भाई हमारा आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. ठीक है. हाँ, एक और एग्जांपल है भैया. एक तो अकेला ग्लास है, ये है आपके अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्वार्ट्ज ग्लास है, ये एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का. नोट इट केयरफुल. एक 8वां भी, दोनों के डिफरेंस यूज कैसे, यूज के हिसाब से यूज भी बता सकते हैं आप दोनों. ठीक है. ये आपके मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स, मेटेलिक वेसल्स जो हैं, वो किसके एग्जांपल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के. दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं. वहीं पे आपके जो ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, प्लास्टिक्स में जो हम वेसल यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जांपल है किसके, वो कहां वो इस्तेमाल होते हैं एज ए अमोर्फस सॉलिड. ठीक है. यहां पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, वो है जो सोलर सेल लगाते हैं ना, सोलर पैनल जो लगाए होते हैं खेतों में, आजकल देखोगे आसपास घरों में भी, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, उनके अंदर स्पेशली अमोर्फस सॉलिड होता है. वो भी क्या भाई, सिलिका. सिलिकॉन से बना होता है, सिलिका नहीं, सिलिकॉन से बना होता है. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर है ना. हाँ, तो ध्यान रखना, एग्जांपल है किसका, अमोर्फस सिलिकॉन होता है सोलर सेल के अंदर. बस ये भी ध्यान रखना. यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसका एग्जांपल की, सोलर सेल में कौन सा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड. ठीक है. ये था भी ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. अब हम देखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ सॉलिड, दैट इज यूनिट सेल. अब हम स्टडी करेंगे भाई यूनिट सेल के बारे में. व्हाट इज यूनिट सेल. देखिए, जैसे सेल कोशिका लिविंग सिस्टम की यूनिट सेल होती है, लिविंग बीइंग की यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग क्या है, सेल. ऐसे ही सॉलिड की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, या हम कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट, क्या है, यूनिट सेल. क्या होता है यूनिट सेल, वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे आपका सॉलिड बना होता है, उसे कहते हैं यूनिट सेल. देखिए क्या होता है यूनिट सेल, ये होती है स्मॉलेस्ट 3-dimensional arrangement by which solid is made up of. वो छोटी छोटी यूनिट 3-dimensional जिससे सॉलिड बना होता है. 3-dimensional मतलब जिसके अंदर लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, उसे कहते हैं यूनिट सेल. और इसी के देखिए डिफाइन करने का तरीका. एक्चुअली यूनिट सेल से क्या बनता है, स्पेस लैटिस. क्या बनता है यूनिट सेल से, यूनिट सेल से क्या बनता है भाई, स्पेस लैटिस.
कब बनता है स्पेस लैटिस? जब आपकी यूनिट सेल बार बार अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करें, बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल स्पेस लैटिस इज फॉर्म्ड। अब आपको बोलते हैं व्हाट इज यूनिट सेल, डिफाइन कीजिए। इट इज द स्मॉलेस्ट 3-dimensional पार्ट ऑफ सॉलिड which when repeated in different directions times and times it forms space lattice। आपसे पूछ ले व्हाट इज स्पेस लैटिस, क्या होता है? तो स्पेस लैटिस वो 3-dimensional सॉलिड होता है। अब ये 3-dimensional बोल रहे हैं, ये तो स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट कर सकते हो नॉर्मली 3-dimensional पर, ठीक है, जो यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स। दिस इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल क्या है? अभी सिंपल सी भाषा में वो छोटी यूनिट है जिससे सॉलिड बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो घर होते हैं, हमारे हाउस या क्या, तो ये जो दीवार है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। जो ईंटें हैं ये इसकी क्या है? छोटी स्ट्रक्चर यूनिट है जो इस कमरे को बना रही है। ऐसे ही एक जो सॉलिड होता है, अब ईंट की बात कर सकते हैं हम, इस ईंट के अंदर ही जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो सॉलिड को बनाती है, दैट इज यूनिट सेल। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे कि यूनिट सेल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल को आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब सुनिए, पैरामीटर क्या होते हैं यूनिट सेल के? क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? यही आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी होती है सॉलिड की। तो इसके पैरामीटर क्या है? देखिए, सबसे पहला है इसका पैरामीटर, फर्स्ट इज एक्सियल लेंथ। क्या भाई? एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ का मतलब, एक्सियल का मतलब पास पास वाली, लेंथ का मतलब है लंबाई। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मैं आपके सामने एक क्यूब बना के दिखा रहा हूं, देखिए इस क्यूब को। अब एक क्यूब में क्या होता है, इसे मान ले अगर हम लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगी भाई? ऊंचाई। एंड जो आपकी यूनिट सेल होती है इसके अंदर 3 लेंथ्स होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जिसे हम कहते हैं एक्सियल लेंथ होती है आपकी भाई ए, बी और सी। दीज आर एक्सियल लेंथ। कैसे? मान लो आपने ये ए मान ली, इसको बोल दिया बी, और ये क्या हुई? सी। ठीक। आपका सेकंड पैरामीटर है एक्सियल एंगल। क्या है भाई? एक्सियल एंगल्स। ये कौन कौन होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए भाई, जो आपकी ए और बी लेंथ है, इनके बीच का जो एंगल है यही है आपके एक्सियल एंगल। ए और बी के बीच जो एंगल होता है गामा। देखिए इन दोनों के बीच, ये बी और सी के बीच बताना हो अल्फा, बी और सी के बीच एंगल क्या होगा? अल्फा। वहीं पे आपको बताना है किसके बीच? ए और सी के बीच। ए और सी के बीच, ए और सी को छोड़ दिया, क्या आ जाएगा? बीटा। ए और सी के बीच जो एंगल होता है ऐसे ए और सी के बीच दिख रहा है, दिस इज व्हाट? बीटा। तो एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स आर द पैरामीटर ऑफ यूनिट। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, यानी क्रिस्टल सिस्टम। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स। करें स्टडी? आ जाइए भाई, पढ़ते हैं। क्या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स या क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम, लेकिन इसमें एक तरीके से डील करेंगे। जो पैरामीटर्स है ना आपके ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपस में इक्वल है या नहीं? ठीक है,
तीनों लेंथ बराबर है, कोई दो लेंथ बराबर है, तीनों ही लेंथ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल है और 90 के इक्वल है, इस बेस पे हमारे पैरामीटर है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जो आपकी पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, जो पहला क्रिस्टल सिस्टम वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल के अंदर क्या है, जो आपकी तीनों भुजाएं हैं, ए बराबर है, बी बराबर है, सी, एक्सियल लेंथ इक्वल होती है, वहीं पे एक्सियल एंगल भी क्या होते हैं, अल्फा बराबर है बीटा इक्वल है गामा इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब मान लो किसी में तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगी ना, तो हम क्या करेंगे भाई, वहां पे क्या देखेंगे, सिर्फ मैं आपको सही का निशान लगाऊंगा, आप समझ जाइए तीनों चीजें क्या है, इक्वल। अगर सारे एंगल्स बराबर हैं, सही का निशान, ओके रिपोर्ट। बराबर नहीं है तो टक्कर कर देंगे, और उस क्रिस्टल सिस्टम की हम क्या पैरामीटर के बेस पे क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। अब देखिए भाई, जब आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर A इक्वल है B इक्वल है C, एक्सियल लेंथ्स आर इक्वल, एक्सियल एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं भी दूसरा क्रिस्टल सिस्टम, याद करने का तरीका मैं साथ में बता दूं आपको, याद रट्टा मारने नहीं पड़ेगी। ट्राइक्लिनिक क्यूबिक का जस्ट अपोजिट, कोई भुजा बराबर नहीं, कोई एंगल्स इक्वल नहीं और 90 इक्वल भी नहीं, न लेंथ इक्वल न एंगल इक्वल। तीसरा हम बात करेंगे ट्राइगोनल, किसकी बात करेंगे, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसे हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। जो आपका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह होता है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भुजाएं इक्वल, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों एंगल इक्वल, ए बराबर बी बराबर सी। हमें पता है ट्रायंगल में तो 60 डिग्री के होते हैं ना इक्विलैटरल में, तो 90 के बराबर नहीं होंगे, सिंपल याद रखें, बराबर नोट 90 डिग्री, फास्ट रिवीजन हो जाएगी, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिंपल सा कंसेप्ट था। देखिए फोर्थ नंबर पे अब ट्राई टी टी टी, नंबर 4 पे हम बात करेंगे किसकी, एक और टी, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर क्या कहानी होती है सुनिए, इसके अंदर ए बराबर होता है बी बट नॉट इक्वल टू सी, जो पीछे वाले भुजाएं बराबर नहीं होती टेट्रागोनल को, एंगल्स इक्वल होते हैं 90 के बराबर भी होते हैं। इसी के साथ आता है भी एक अगला पढ़ सकते हैं जिसका नाम है हेक्सागोनल। ये बड़ा खास क्रिस्टल सिस्टम है, जनरली एग्जाम से पूछ लेते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के पैरामीटर क्या होते हैं। देखिए ए बराबर होता है बी नोट सी, ये क्या सेम टू सेम, इसलिए तो साथ में स्टडी किया हमने हेक्सागोनल को। अब देखिए इसके साथ भी जो आपके एंगल्स होते हैं उसमें खास बात होती है, इसके अंदर अल्फा बराबर होता है बीटा के बराबर होता है 90 डिग्री। खास बात यही है, गामा जो होता है ना इसका दैट इज 120 डिग्री, गामा इसका 120 डिग्री का होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का। तो ये भी 5 क्रिस्टल सिस्टम जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल के बारे में, अदर थिंग्स आर क्लियर, ओके रिपोर्ट है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से समझ जाएंगे, बढ़े आगे। और हाँ, आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, रफ रफ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। और भाई जिसको स्पेशली टास्क दिया गया है एबीसी वालों को, वो क्या करेंगे, कंप्लीट वीडियो को आप लोग अच्छे से शॉर्टकट फॉर्म में उतार लेंगे, प्रिसाइज फॉर्म में बना लीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। ठीक है, 5 क्रिस्टल सिस्टम हमारे हैं डन। अब 2 रहे, बताइए कौन सा। एक है आपका छठा, मोनोक्लिनिक की बात करेंगे यहीं पे, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है भाई, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, पहले। अगली बात, अल्फा बराबर इसमें गामा होते हैं 90 के, पर बीटा नॉट इक्वल टू 90। अल्फा गामा बराबर होते हैं इसमें, लेकिन जो आपका बीटा होता है वो 90 के बराबर नहीं होता है। ये था भाई अबाउट मोनोक्लिनिक। अब पैरामीटर्स के बेस पे हमारा लास्ट और 7वां क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम है भाई ऑर्थोरोम्बिक।
क्या नाम है? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है भाई? ये ऐसा क्रिस्टल सिस्टम देखिए, लगभग बराबर ए बराबर बी नोट सी हो गया। इसकी खास बात तीनों बुलाए बराबर नहीं, सारे बराबर 90 के बराबर। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। These were 7 crystal system on the basis of axial length, axial angle, parameter of unit cell। ठीक है भाई, ये थे आपके पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल के बेस पे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम। और ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में फर्दर सब डिवीजन के हिसाब से यूनिट सेल पाए जाते हैं। वो हम पहले यूनिट सेल के टाइप पढ़ ले, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, पैरामीटर इनके जो है वो वही रहेंगे। कुछ और पोजीशंस के हिसाब से एटम्स की टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जुड़ जाती है, जिसके कारण इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से यूनिट सेल के हिसाब से 7 और ऐड होके 14 क्रिस्टल सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, और ये 14 क्रिस्टल सिस्टम ही धरती पे हैं जिनका हमें पता है सॉलिड्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे जितने भी सॉलिड हैं आपके लगभग इन 14 क्रिस्टल सिस्टम से ही बने हुए हैं, और जिन्हें हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। जैसे आपका जो क्यूबिक है उसके अंदर 3 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा 4 प्रकार की यूनिट सेल होती है। हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 1, आपकी टेट्रागोनल में 2, ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल में 1। कौन सा रह गया? 14 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। क्लियर है क्या? ये मैं आपको जो यूनिट सेल के टाइप बताऊंगा ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तब देखेंगे। अब भाई हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस यूनिट सेल ही। इन यूनिट सेल्स का ही डिस्कशन करेंगे हम कि आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, और एक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और स्पेशली भाई जो आपकी सॉलिड स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल हम डील करेंगे केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा? जिसकी लेंथ बराबर है, जिसके एंगल बराबर है, वो क्रिस्टल सिस्टम हम पूरे सॉलिड्स में यूज, पूरे सॉलिड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि आप भाई टेट्रागोन में क्यों नहीं ले रहे, रोम्बोइड, तो आप समझ जाइए ताकि आपकी स्टडी आसान हो सके। आपसे हम कैलकुलेटिवली आपके दिमाग का इस्तेमाल वही तक देख सके जहां हम नॉर्मली देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो केवल क्यूबिक के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। क्लियर है क्या? रिवाइज कर लीजिए। अभी देखेंगे भी जस्ट क्या नेक्स्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कितने प्रकार, कहां होते हैं? पोजीशंस ऑफ एटम्स, कि पोजीशन ऑफ एटम के बेस पे कितने प्रकार की यूनिट सेल होती है। हमने पहले पढ़ा सॉलिड के बारे में थोड़ा सा, फिर उसके 2 टाइप पढ़ लिए, फिर सॉलिड की बेसिक यूनिट सेल के, पैरामीटर के बेस पे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के अंदर पैरामीटर्स के बेस क्लियर हो गए, लेंथ आ गई और एंगल्स आ गई। अब कि यूनिट सेल में किस पोजीशन पे एटम प्रेजेंट है, इस बेस पे आपकी फर्दर 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, जिनको अब हम देखेंगे। अभी आप लोग हो गया वही, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एटम्स आयंस। देखिए, on the basis of location of atoms ions, there are 2 types of unit cell. First is primitive unit cell and second is non-primitive unit cell. देखिए, first primitive unit cell क्या होती है, सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए क्या होती है। अब आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है,
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जिनके अंदर एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होंगे, दूसरी पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। ऐसी यूनिट सेल कहलाती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक यूनिट सेल बताऊंगा, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। ठीक है, और आपको ये तो पता चल गया और जनरली हम कौन सी यूनिट सेल लेंगे भाई, क्यूबिक। तो आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिससे आपके अप्रोक्सीमेट सॉलिड्स बने होते हैं। ये बन गए। तो एक यूनिट सेल में क्या क्या था देखिए। सबसे पहले दिस, जहां पे ये आपके लेंस मीट कर रही है, मिनिमम 3 लेंस आर मीटिंग, दिख रही है 3 साइड्स का जंक्शन पर, ये होते हैं कॉर्नर। ये क्या है भैया, कॉर्नर। काउंट कर लीजिए कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पता चल गया आपको, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव 2 प्रकार की होती है। अब मैं आपको पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बता रहा हूं जो आपकी कॉमनली हर जगह अप्लाई होगी यूनिट सेल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, देखिए तो एक यूनिट सेल में सबसे पहले बताइए कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल के अंदर, 8। उसके बाद ये जो दिख रही है लेंस, इन्हें कहते हैं एज लेंथ। ये एज किनारे हैं भैया, कितने किनारे हैं, दूसरा पॉइंट हमारा EDGE, एज कितने होते हैं बताइए भाई। एज देखिए तरीका बताता हूं कैलकुलेट करने का, बड़ा आसान सा। देखो 3 से स्टार्ट कर लो, दिख रहा है, ये हो गया आपके 4, 1 2 3 4, डन। ओके, ऐसे ऐसे 4 इस तरह दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। देख लो कौन से बच गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 ये और 4 ये, 1 2 3 4, 4 ये, 1 2 3 4, कितने ही होते हैं, 12 12 ही होते हैं। काउंट कर लो भाई सारे आराम से। ठीक, उसके बाद बात करेंगे नंबर तीसरे पे, फेस कितने होते हैं। एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं देख लीजिए। ये एक चेहरा हो गया, एक फेस, एक इसके सामने वाला, ये पहला फेस देखिए, दूसरा, एक ऊपर एक नीचे, 4, एक आगे और एक पीछे, कितने फेस होते हैं, ठीक है। एक होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, बॉडी का सेंटर, बॉडी सेंटर होता है भाई 1। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और आपसे क्या पूछ लेते हैं, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितने होते हैं, डायगोनल क्या होता है, जो 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाते। देखिए एक फेस के अंदर 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, इनको मिला दो आपस में, एक ये मिला दिया, एक ये। तो एक फेस में कितने डायगोनल होते हैं बताइए, 2। 6 फेस में डायगोनल पूछ रहे तो 12 हो जाएंगे। ऐसे ही आपका एक होता है बॉडी डायगोनल। बताइए बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, अगली बात करेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, अब पूरी बॉडी में कितने कॉर्नर हैं, 8। 2 कॉर्नर से क्या बनते हैं, एक बॉडी डायगोनल। कितने कॉर्नर हैं, 8। कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4। 4 क्या होते हैं यूनिट सेल के अंदर, बॉडी डायगोनल। तो ये फीचर्स हैं भाई, कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, बॉडी का सेंटर कितना, 1, फेस के डायगोनल, एक फेस में 2 डायगोनल, 6 में 12, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आती है अल्टरनेट फेस, अपोजिट फेस या अल्टरनेट फेस। अगर किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस में अगर एटम प्रेजेंट है, इसे कहते हैं अल्टरनेट फेस में एटम की लोकेशन।
आमने सामने वाले फेस के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अल्टरनेट, यानी एक्चुअल में एक छोड़ के। देखिए आप यहां से चलिए, आप किसी भी तरफ से जाइए, एक ही फेस बीच में पड़ेगा, आपका ये आ जाएगा। यहां से गया मैं ऊपर, ये आ गया, उसके बाद यहां से गया नीचे से, ये एक अल्टरनेट फेस, एक छोड़ के एक फेस, इसे कहते हैं एंड फेस भी कहते हैं। जब किन्हीं दो अपोजिट फेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हें हम एंड फेस भी कहते हैं। तो ये थी भाई फीचर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली एक एक बात समझाऊंगा प्रैक्टिकली। आ जाओ देखते हैं भाई क्या गाड़ी है। देखिए भाई एक क्यूबॉइड आपके सामने, पर हम मानेंगे ये क्यूब। अब इसके अंदर कोने देख लो कितने हैं, कैलकुलेट कर ले। ये पहला कोना एक, ये दूसरा कोना, देख रहे हैं ये कोने होते हैं, कॉर्नर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कोने। और कहीं कोना है क्या यहाँ पे? नहीं है। इसी तरह देखिए, ये 5वां कोना, ये 6ठा, 7वां। देख लीजिए एक मिड सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, यही क्यों इसी को मान के चल रहे हैं मिड सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं मिड सेल में। ओके रिपोर्ट। फेस कितने होते हैं? एक फेस, इसके सामने वाला 2 फेस, ऊपर वाले ले 3 फेस, नीचे वाला 4 फेस, 4 ये रहेगा, 5 फेस, 6 फेस। तो कुल मिला के मिड सेल में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एज की बात करेंगे, देखो एक एज, 2 3 4, 4 ऊपर 12 एज होते हैं, 4 नीचे। ओके, 4 आगे बीच वाले देखो, एक तो ये वाला पिलर, एक ये वाला 2, एक ये 3, एक 4। 12 क्या आते हैं आपके? एज। अब बात करेंगे अल्टरनेट फेस या अपोजिट फेस का क्या मतलब है। इस फेस के सामने वाला फेस अल्टरनेट फेस कहलाता है। इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, दीज आर अल्टरनेट फेस। समझ पा रहे? अल्टरनेट क्यों बोला? एक छोड़ के। यहां से अगर आपको यहां जाना हो, केवल आपको एक ही फेस छोड़ना पड़ेगा। यहां से मैं इस तरफ चला, ये आया, इसके बाद ये, यहां से चला मैं इस साइड से, ये, इसके बाद ये, यहां से चला मैं इस साइड। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? अल्टरनेट फेस, अपोजिट फेस समझ में, आमने सामने। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक फेस, इसे ही कहते हैं हम एंड फेस। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है? एंड फेस। समझ में आ गई आपको? ओके, अब फेस डायगोनल की बात करें। ये एक फेस है, ये आपको एक फेस दिख रहा है। मैंने क्या किया? इस वाले को इससे मिला दिया। कोने मिलाने से एक डायगोनल बन जाता है। इसको मिलाओ इससे, ये है आपका एक फेस। कितने डायगोनल होंगे? तो फेस में कितने डायगोनल होते हैं? बॉडी की बात करें भाई, कितने कोने होते हैं? 8। क्या करें? खोलो डब्बे को, क्या हो सकता है? बॉडी के अंदर देखो, अगर हम समझे तो देखिए, इसको मैं अगर इस कोने से मिला दूं, एक बन गया डायगोनल। नीचे वाले से ऊपर वाले को मिलाएंगे, 2 बन गए। यहां से मिलाएंगे इसको, 3 बन गए। यहां से मिलाएंगे इसको, 4। तो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी में कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब भैया आपको यह पता चल चुका है यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है। समझ में आ गई? अब जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके अंदर एटम कहां प्रेजेंट होंगे? केवल कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट होंगे? एटम। अब एटम की लोकेशन कहां है प्रिमिटिव यूनिट सेल में? ओनली ऑन कॉर्नर। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये हो गई आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए इसके फर्दर टाइप क्या होते हैं कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन में। फर्स्ट है भाई हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, जिसके अंदर एटम प्रेजेंट होता है कहां? कॉर्नर पे प्लस बॉडी के सेंटर पे। जब एटम कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होता है उस यूनिट सेल को कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, दूसरी में दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट आल्सो ऑन द ईच फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे भी हो, इस फेस के सेंटर पे भी और कोने पे भी हो, दैट यूनिट सेल, फेस के सेंटर पे भी कोने पे भी। समझ में आ गई? ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या कहलाएगी? फेस सेंटर यूनिट सेल। तीसरी है भाई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या? एंड सेंटर्ड यूनिट। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? वो यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे हो प्लस कहां भाई? एट अल्टरनेट फेस। अब समझ गए आप अल्टरनेट का मतलब? यानी किन्हीं भी दो अपोजिट फेस, दो ही फेस पे एटम प्रेजेंट हो, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथी लेके चलते हैं भाई एज सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? वो यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे हो और एज के सेंटर पे हो, क्या कहलाती है? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को जनरली क्या देते हैं? क्या? ECC1। एज वाले को कह देते हैं क्या? ECC2। सिंपल। ये हो गई आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती क्या है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब गौर से सुनिए भाई। अब मैं आपका जो एक ज्यादातर फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं ना, तो जो कैलकुलेशन ऑफ एटम्स करते हैं यूनिट सेल की, उसका जो डाउट है वो प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब गौर से फरमाइए, ध्यान दीजिए भाई। ध्यान देने से सब क्लियर हो जाएगा, फालतू क्यों सोचना आपको। देखिए पहले ये समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर बनाते हैं प्रिपरेशन। चलिए भाई, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि मान लो कोई एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। ठीक, कितना कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एक एटम कहां प्रेजेंट हो भाई? कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट हो? कॉर्नर पे। तो मैं आपको यही अब प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि अगर एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इस एक यूनिट सेल में इस कॉर्नर के एटम का कितना हिस्सा होता है। यह समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाऊंगा और उससे समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पक्का यकीन है कि आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो कितनी यूनिट सेल में डिवाइड होगा। गौर से देखिए भाई, मैं कह रहा हूं ये एक कोना। देखिए, यूनिट सेल को समझने के लिए हम एक ही पॉइंट से वो सारी बातें डील कर सकते हैं जो आप इस पॉइंट से हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट, हर पॉइंट से सेम होती है बातें। क्यों भाई? क्योंकि इस यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल है, साइड में यूनिट सेल है, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह ऐसी यूनिट सेल है सॉलिड के अंदर। इसलिए आप आसानी से इस एक पॉइंट को समझते हुए, जैसा ये एक पॉइंट डील करेगा, ये एक कॉर्नर डीलिंग होगी, वही सारे कॉर्नर्स की होगी। जैसे ये एक एज डील करेगा, जैसा इस एक एज के साथ होगा, सभी एजेस के साथ ऐसा ही होगा। एक फेस के साथ जैसा होता है वही दूसरे फेस के साथ होता है। एक बॉडी डायगोनल के साथ ऐसा होता है वही दूसरे बॉडी डायगोनल के साथ। एक फेस डायगोनल के साथ ऐसा दूसरे फेस डायगोनल के साथ। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर कॉर्नर कौन सा है? ये भी तो एक कोना है, मैं ये कोना मान के चलता हूं। ठीक है, ऐसे नीचे वाले यूनिट सेल का ये वाला कोना ले लिया मैंने, इस यूनिट सेल का ये वाला कोना ले लिया, इस वाले यूनिट सेल का ये वाला कोना ले लिया। ठीक, देखिए गौर से, अगर मैं कहूं तो ये वाला जो कॉर्नर है, अगर 4 यूनिट सेल हो तो ये वाला कॉर्नर कितने यूनिट सेल्स के अंदर आ रहा है? 1 2 3 4। गौर से देख लीजिए, ये वाला सेंटर दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर कितने यूनिट सेल में आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, अगर मैं ऐसे 4 डब्बे और इसके आगे ले लेता। ओके, अभी मैं देखिए आपको एक सिंपल क्यूबिक दिखा रहा हूं।
मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है इसको। देखिए ऐसे 4 डब्बे जैसे इसके आगे होते तो उन चारों डब्बों के पीछे वाला कॉर्नर ऐसा ही फेस होता, सेम टू सेम। ये बोल दिया मैंने। उस टाइम पे जो सेंटर वाला कॉर्नर है ऐसे 4 डब्बे और होते तो ये वाला कॉर्नर 4 यूनिट सेल में आता। 4 तो इनमें दिख ही रहा आपको, पीछे वाली 4, अगर ये वाला ऐसे ऐसे 4 डब्बे आगे मैं ये मान रहा हूं तो उनके अंदर भी ऐसा कॉर्नर होता, सेम टू सेम। तो ये चारों डब्बे इसके जो आगे होंगे उनमें भी ये कॉर्नर आता। तो कुल मिला के ये बताइए, ये एक कॉर्नर चारों से कॉमन ही कॉर्नर बन रहा है ना, एक ही, कितनी यूनिट सेल में आएगा? 4 तो ये और 4 इसके आगे। इसे मान लो 4 ये पीछे, ये वाले 4 पीछे वाले 4 होंगे, ये आपके आगे वाले 4, ये पीछे वाले 4, आगे वाले 4। देख लीजिए ब्लैक और व्हाइट के साथ समझ लीजिए, 4 ब्लैक 4 व्हाइट, 4 डब्बे पीछे 4 ही आगे। तो ये वाला जो कॉर्नर है, और आपको पता है हर कॉर्नर की कहानी सेम होगी क्योंकि चारों तरफ ही क्या होंगे, यूनिट सेल। इस तरफ यूनिट सेल, इस तरफ यूनिट सेल, इस तरफ यूनिट सेल। हम सेंटर से किसी यूनिट सेल की डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है देखिए कितने डब्बों में आएगा, 1 2 3 4 और 4 इसके आगे, कितने हो गए 8। तो ये वाला कॉर्नर कितने यूनिट सेल में आ रहा है 8। अगर यहां पे कोई एटम है तो कितने यूनिट सेल में डिवाइड होगा 8। एक एटम है कितनों में डिवाइड है 8। एक एप्पल है और कितने बंदे खा रहे हैं 8, कितना हिस्सा मिलेगा हर एक बंदे को 8वां हिस्सा। सीधी सी कहानी है, अगर कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आता है 1/8। समझ में आई क्या? 4 डब्बे ये, 4 इसके आगे, ये वाला कॉर्नर, अगर इन चारों में कहां पे एक, चारों में आ रहा है कॉर्नर तो जो इसके आगे 4 होंगे उनमें भी आएगा। देख लो इसके आगे सेम 4 डब्बे होते हैं तो उनके अंदर भी आता ही यही। पीछे से लगा लो, मान लो ये चीज ऐसी है, इसके जो बैक साइड वाले कॉर्नर है वही कॉर्नर के पीछे को तो ये यहां पे आता। देख लो 4 कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर इन चारों डब्बों में, ऐसे आगे से समझ लो इसको, ये वाला कॉर्नर इन चारों में। समझ में आ गई? तो ये वाला कॉर्नर कितने में होगा डिवाइड 8। तो एक कोना कितने कमरों में आता है 8। कितनी यूनिट सेल में आएगा 8 यूनिट सेल में। तो एक डब्बे में कितना हिस्सा 1/8। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब भाई कभी भी आपके सामने ये आ रहा है कि एक कॉर्नर का जो एटम है, अगर एक कॉर्नर पे एक एटम है तो उसका उस यूनिट सेल में कितना योगदान होगा, कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई 1/8। कोने होते हैं कितने 8। तो मैं कह दूं सारे कॉर्नर पे, जनरली आपको बोलते कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ए, तो इसका मतलब समझ लीजिए हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। तो कितने कोने हैं 8। तो अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे है तो बताइए कितना एटम बनेगा हमारा 8 कॉर्नर के एटम्स मिलके एक यूनिट सेल के अंदर केवल एक कंप्लीट एटम का कंट्रीब्यूशन करते हैं। आगे क्या समझ में है? अब बात करेंगे नंबर। अगर एटम फेस के सेंटर पे या फेस पर है, जनरली हम फेस सेंटर लेके चलेंगे भाई, ठीक है। अगर कोई एटम फेस के सेंटर पे है तो वो कितनी यूनिट सेल में डिवाइड होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। ये एक फेस दिख गया, ये एक फेस। इसको समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखिए पहले इस फेस के अगर सेंटर में कोई एटम है तो कितने यूनिट सेल में आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। देखो हो रही है, मैंने कहा आपके पास 2 कप है, एक यूनिट सेल क्यूबिक मान के चलिए, ये भी क्या है क्यूबिक, उसका एक फेस ले रहा हूं, ये एक फेस है, इसका ये एक फेस है, एक फेस, ठीक। क्या होता है एक फेस 2 ही कमरों में आता है, एक दीवार 2 ही कमरों में आती है भाई साहब, समझ में आ रहा है? एक इसके अंदर एक कमरा ये, एक कमरा ये, तो एक दीवार कितने कमरों में होगी? ऐसे ही आपका एक दीवार है वो एक फेस होता है, तो एक फेस कितने कमरों में होगा? एक इसमें और एक इसमें, यानी कि एक फेस कितने कमरों में होता है? 2 कमरों में। अगर एक एप्पल 2 कमरों में, इसका मतलब 2 कमरों के बीच में, मतलब यहां पे एक एप्पल है तो आधा एप्पल इसमें, आधा एप्पल इसमें, यानी एक एटम अगर एक फेस के सेंटर पे है या फेस के किसी भी पोजीशन पे है, जनरली फेस सेंटर लेके ही आपसे पूछेंगे, बोल दे किसी पोजीशन में बोल दूंगा, मैं तो किसी पोजीशन में बोल दूंगा, पूछ लूंगा आपसे भाई क्या बताइए
आधा इस कमरे में, आधा इसमें। कौन एग्जाम्पल एक तरीका और है भाई, समझ सकते हो कौन भाई। देखिए कैसे समझेंगे। ये पेन है, ठीक है, कंप्लीट पेन है। मैंने क्या किया, इस पेन को ऐसे करके ऐसे निकाल दिया। देखो अब ये जो पेन है, हाफ इस कमरे में कंप्लीट पेन था, आधा इसमें। हाफ इस कमरे के अंदर है, मतलब इस कप के अंदर, हाफ इस, आप यूनिट सेल मान के चलिए। एक इस आधा यूनिट सेल के इस यूनिट सेल के अंदर है, आधा यूनिट सेल के अंदर है। अगर एक एटम फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, समझ में आ गया। यानी अगर कोई भी एटम फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो इस यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा होगा, हाफ। समझ में आ गया, हाफ हिस्सा किसमें होगा, दूसरे कमरे में। यानी कि फेस सेंटर जो होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है बताइए भाई, दैट इज ऑफ 1/2। अगर मैं कह दूं बी एटम किसी फेस के सेंटर पे है, मतलब सभी फेसेस पे हैं, सारे फेस कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, 6। तो अगर फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो फेसेस के कारण कितना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें एटम्स का, 3 एटम। अगर सभी फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है तो हमें 3 एटम मिल जाएंगे। मैं कह दूं कि नहीं 2 फेसेस पे है तो मुझे पता है भाई 2 फेसेस पे है, मतलब अल्टरनेट फेस पे है। अल्टरनेट से कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, अल्टरनेट फेस पे हो तो अल्टरनेट फेसेस से मुझे पता है एक फेस से कितना 1/2 अल्टरनेट फेस कितने होते हैं, 2। कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, एक एटम। यानी किन्हीं भी दो फेसेस पे एटम प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक एटम। क्लियर है क्या भाई, ठीक। अब बात करेंगे भाई बॉडी सेंटर। मैंने कह दिया एक एटम बॉडी के सेंटर पे है भाई, बताइए कितना कंट्रीब्यूशन होगा। इसको समझने के लिए देखिए, ये एक यूनिट सेल और मैंने कह दिया इस यूनिट सेल के अंदर एक एटम प्रेजेंट है। बताइए क्या किसी और कमरे में होगा, मैंने कह दिया ये 4 डब्बे हैं आपके पास, ठीक है। इनमें से इस डब्बे के अंदर एटम है, बॉडी का सेंटर इस डब्बे में होगा, इस यूनिट सेल के डब्बे के अंदर। ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर बॉडी का सेंटर, इस बॉडी का सेंटर इसी के अंदर है, दूसरे कमरों में नहीं होता। सिंपल सी कहानी, ऐसे भी समझ सकते हो। फिर भी मैंने आपको समझाना चाहिए। खास बात देखिए भाई, ये डब्बा बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन उसी के अंदर कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये भाई मेरा पहला फोन और ये फोन इसी डब्बे के अंदर है, ठीक है, एक यूनिट सेल में। तो बॉडी के सेंटर में जो भी एटम होगा प्रेजेंट होंगे उनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल के अंदर होता है। यानी कि बॉडी सेंटर से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, एक एटम। कितने का भाई, 1 एटम कंट्रीब्यूशन। तो बॉडी सेंटर से कितने का बनता है भाई, 1। अगर बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, बॉडी के अंदर कहीं पे बॉडी डायगोनल पे एटम है, जितने भी एटम होंगे हर एटम से एक एक का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट। हो गया। एज सेंटर है क्या, हाँ एज। अगर मैं कह दूं कोई भी एटम एज के सेंटर पे है उसका कितना कंट्रीब्यूशन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ देखिए किसी भी एज की डीलिंग कर ले सेम होगी। मैंने ये एज ले लिया अभी नीचे वाला, में आ रहा है ये एज। देखो अगर 2 डब्बों में बात करूं, ये दोनों डब्बों में है, ऐसे ही इन दोनों डब्बों में होगा, ठीक है। अब देखिए एज, जो ये वाला एज जा रहा है सेंटर से, ये वाला एज समझ में आ रहा है, ये और बता देता हूं, ये वाला एज कितने डब्बों में होगा, 4 में ही होगा। क्या जो इसके आगे 4 और होंगे, क्या उनके अंदर ये वाला एज होगा, नहीं होगा ना। ये वाला एज आ रहा है, दिख रहा है, ये जो ये वाला एज केवल 4 डब्बों में आ सकता है। यानी एक जो एज होता है वो मैक्सिमम कितने यूनिट सेल यानी कितने कमरों में आ सकता है, 4 कमरों में आ सकता है। इसी कारण हर एक अगर किसी भी एज के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो वो 4 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूशन करता है। अब एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, एक एटम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1/4। तो एक एटम अगर एज के सेंटर पे तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 4, 1/4।
चौथा हिस्सा आता है। कुल कितने एज होते हैं, मैंने कह दिया हर एज के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। कुल एज कितने होते हैं 12। तो एज से हमें कितनी कहानी मिल जाएगी, 4 3 12 3 एटम। अगर सारे एक क्यूबिक यूनिट सेल के हर एज पे एटम प्रेजेंट है ना, तो हमें 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है तो 3 फेसेस, 3 एटम का फेसेस से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कॉर्नर से एक, और एंड फेस या अल्टरनेट फेस या अपोजिट फेस पे है तो भी एक। दिस वाज ऑल अबाउट पोजिशंस ऑफ एटम ऑन डिफरेंट लोकेशंस। डिफरेंट लोकेशंस के बेस पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल विद देयर एटम कैलकुलेशन। कितने एटम प्रेजेंट होंगे ये भी कैलकुलेट करना। अब मैं आपको एक पार्टिकल यूनिट सेल में कितने एटम होंगे वो बताऊंगा इस तरह। आई थिंक आप लोगों को ये कहानी क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये यूनिट सेल की फीचर्स, ये टाइप्स, एटम्स की लोकेशंस के बेस पे कंट्रीब्यूशन क्लियर है। अब देखिए भाई, एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, या आयंस, यूनिट सेल के अंदर आयंस की फॉर्म में है पार्टिकल, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, तो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, या उस यूनिट सेल में पार्टिकल कितने एटम होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहली है भाई हमारी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर पे, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है। बनाने के लिए मैंने दिखा के देखिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। 1 2 3 4 4 ब्लैक 4 व्हाइट, 8 कॉर्नर हो गए। सीधी सी बात, कॉर्नर पे अगर केवल एटम प्रेजेंट है तो इन कॉर्नर से इस यूनिट सेल में हिस्सा केवल कितना आएगा, 1 एटम का। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, नंबर होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका नाम है क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, बॉडी के सेंटर पे प्लस कॉर्नर, कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, 1। बॉडी के सेंटर से भी कितना मिलता है, 1। टोटल एटम कितने हो जाएंगे बॉडी सेंटर में, 2। तो कोई भी पूछ ले बॉडी सेंटर एटम में कितने, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2। अगर उसके हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और फेस के और बॉडी के सेंटर पे। किस यूनिट सेल है भी हमारी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक भाई ये 3 ही क्यूबिक होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक कॉर्नर पे होते प्लस फेस के सेंटर में, फेस से कितना मिलेगा, 3। कितना आ गया, 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम होंगे, 4। ये तो क्लियर हो गया। अगली अभी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक देखिए, एंड सेंटर्ड क्यूबिक नहीं होती, सिंपल होती है, बॉडी होती है, फेस होती है। बताने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया। मान लो फेस एंड के सेंटर पे भी है, एक्चुअल में नहीं होती, क्यूबिक नहीं होती, एंड सेंटर्ड मोनोक्ली नहीं होती है। क्लियर है, समझाने के लिए। मान लो एंड सेंटर्ड होता तो क्या होता, एक तो कॉर्नर पे, दूसरा अपोजिट फेस के सेंटर से कितना मिलेगा, अल्टरनेट फेस से 1। कितने एटम होते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक, 2। ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछ लूं ए सेंटर्ड क्यूबिक में, ECC2 में ए सेंटर्ड क्यूबिक में नहीं होती, धक्के से बना दी मैंने, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना भाई, कॉर्नर प्लस एज के सेंटर से कितना कंफ्यूजन होता है, तो एज सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होता है, कितने एटम होते हैं, 4। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 4। एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, 2। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, और आप में इतनी तो इंटेलिजेंस ही है, आप समझ पाए भाई। ये 3 डायमेंशनल है, और आई थिंक बहुत कोशिश की है मैंने। देखिए क्यूबिक, ये एक सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। अभी मैं आपको आप कहें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को दिखा देता हूं। दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एटम बॉडी के सेंटर पे होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ेंगे अभी, तो अब इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी देखेंगे। देख लीजिए,
नहीं, अभी इस वीडियो में केवल आपको इंट्रोडक्शन है। ये आपकी बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक एटम सेंटर पे है, बाकी सारे कॉर्नर पे है, कुल मिला के 2 एटम। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम। एक अभी फेस सेंटर, फेस सेंटर को दिखाने के लिए हम 1 सेकेंड फेस सेंटर के लिए मैं आपको स्पेशली बना के दिखा दूं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये वाला आइटम दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे हो सेंटर पे, ये क्या बन जाएगी आपकी फेस सेंटर। हर फेस के सेंटर पे होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी फेस सेंटर क्यूबिक। ये एटम यहाँ होता, हर फेस के सेंटर पे होता। ठीक है, कितने एटम हो रहा था? 6, बॉडी सेंटर पर नहीं होता, क्या बन जाती फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है भाई, तो ये था भाई आज के हमारे इस वीडियो का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और सिलेबस। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है? सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपके बोर्ड एग्जाम से आने वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 2 चीजें हमने पढ़ी हैं। और सॉलिड स्टेट की हमारी पहली वीडियो यही समाप्त होती है, जिसमें हमने पढ़ लिया। होप सो आप सभी को ये काफी समझ तो आई होगी, और अगर आपको समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं आपको इस जो हमने अभी पढ़ा है उसको बड़ा फास्टली एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। और हाँ, खुद से तेज में भाई एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें इसी वीडियो को मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी रिवाइज केवल मैं आपको यही बता रहा हूं फिर से कि इसके अंदर हम केवल अभी सॉलिड क्या होता है, सीक्वेंस बताऊंगा मैं आपको जो हमने पढ़ा है। सॉलिड पढ़ा, क्या होता है सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, सॉलिड को बनाने वाली बेसिक यूनिट सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल आर क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोनोमिक, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्राइवेस लिंकेज। ठीक है, उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर, फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एंड सेंटर में कॉर्नर प्लस अल्टरनेट फेस सेंटर, और ए सेंटर में कॉर्नर प्लस एज का सेंटर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसी वीडियो की शॉर्ट फॉर्म या कंप्लीट रिवीजन ऑफ द सॉलिड स्टेट हम डिस्कस करेंगे ऑन द खुद से तेज यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। हम आपके साथ हैं। जय माता।